हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे आइडियोलॉजी मैनेजमेंट पेपर के यूनिट 2 पे, जिसमें मैंने आपको यूनिट 1 कंप्लीट एक वीडियो में करवा दिया है। उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको उसमें कवर करा दिया गया है। और आज हम यूनिट 2 पे बात कर रहे होंगे। यूनिट 2 में कुछ 5 आपके सब यूनिट जो है वो दिए गए हैं, जिसमें आपका यूनिट 2.1 है, जिसमें आपको काजेज एंड प्रिवेंशन पढ़ना है हेयरिंग लॉस का। उसके बाद आपको इफेक्ट ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अलग अलग क्षेत्र पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है हेयरिंग लॉस का, उसके बारे में आपको पढ़ना है 2.2 में। और 2.3 में आपको हेयरिंग लॉस इम्पैक्टिंग स्पीच परसेप्शन, कैसे वाणी जो है मतलब हेयरिंग लॉस की वजह से बच्चे की वाणी कैसे इफेक्टेड होती है उसके बारे में जानना है। और 2.4 के अंतर्गत आपको ईयरली आइडेंटिफिकेशन मतलब जो कि शीघ्र पहचान होता है उसके बारे में, और क्रिटिकल पीरियड जिसे आप हिंदी में क्रांतिकाल कहते हैं, तो उस क्रांतिकाल के बारे में जो है वो आपको जानना है। वहीं 2.5 पे बात कर रहे होंगे तो उसमें आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ ऑडिटिव बिहेवियर के बारे में जानना है। तो ये कुछ आपके यूनिट 2 के अंतर्गत कुछ ये 5 आपके सब यूनिट हैं, तो इन सभी पर जो है वो हम बात कर रहे होंगे। मैंने आपसे पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी ये बातें आपसे क्लियर की थी कि हम सारे टॉपिक को कवर नहीं कर रहे होंगे। जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे बस उन्हीं टॉपिक पे जो है वो हम आपके साथ कवर कर रहे होंगे। जैसे हम 2.1 पे अगर देखते हैं तो 2.1 को मैंने आपको यूनिट 1 जब मैंने कवर किया था तो वहीं पे मैंने आपको जो मेजर रीजन थे मतलब कुछ मुख्य कारण थे जो कि हेयरिंग लॉस से ही रिलेटेड थे, जिसमें ओटाइटिस मीडिया था, तालू का कटा होना, मस्तिष्क ज्वर, ये सारी चीज़ें थी। तो उसको मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रखा था। तो ये टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। वहीं अगर 2.2 पे बात कर रहे होंगे तो इस पूरे लेक्चर में हम 2.2, 2.4 एंड 2.5 तो ये कुछ 3 टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको शाम तक जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट ऑन वेरियस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब विकास का मतलब जो कि बच्चे की हेयरिंग लॉस का है उसका विकास पर, शिक्षा और रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में जानना है। कि अगर कोई बच्चा हेयरिंग लॉस से इफेक्टेड है, उसको हेयरिंग लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से, उसकी हेयरिंग लॉस की वजह से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो उसके इफेक्ट करेंगे, जिसमें आपका डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। तो इससे कैसे बच्चा इफेक्ट हो जाता है उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहली बात जो आपको अपने दिमाग में स्टोर रखनी है और ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो भी बच्चे यचाई मतलब जो हियरिंग लॉस वाले बच्चे होते हैं वो भाषा ज्ञान से पूर्व सुनने की क्षमता जो है वो अगर खो देते हैं तो उनका जो भाषा है और उनका जो संप्रेषण है वो दोनों ही प्रभावित हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि हियरिंग लॉस जो होता है वो मेनली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक आपका होता है जन्म के बाद का श्रवण दोष। तो आपने उसी टाइप में हियरिंग लॉस के ही टाइप में पढ़ा होगा जन्म के बाद का श्रवण दोष, जिसमें आपने देखा होगा कि आपने एक पृष्ठ भाषा और पूर्व भाषा श्रवण दोष पढ़ा होगा। तो हियरिंग लॉस की वजह से बच्चे का कितना लैंग्वेज का डेवलपमेंट कितना प्रभावित होगा, बच्चे का संप्रेषण कितना प्रभावित होगा, वो डिपेंड करता है कि बच्चे ने भाषा विकसित होने के पहले हियरिंग लॉस को खोया है, मतलब अपनी हियरिंग को खोया है, या भाषा विकसित होने के बाद खोया है। अगर किसी बच्चे ने भाषा ज्ञान से पूर्व मतलब लैंग्वेज के डेवलपमेंट से पहले ही अगर वो हियरिंग लॉस उसको हो जाता है तो उसका भाषाई और संप्रेषण दोनों ही जो क्षेत्र होंगे वो आपका प्रभावित करता है। बच्चे का कौन सा क्षेत्र कितना प्रभावित करेगा ये डिपेंड करता है कि बच्चे की हियरिंग लॉस का स्तर क्या है और उसका प्रकार क्या है। जिस स्तर और जिस प्रकार पे किसी बच्चे को श्रवण दोष होगा उसका ये जो क्षेत्र है उसका जो विकास है, उसका सामाजिक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, हर तरह का विकास उसी स्तर और उसी प्रकार पर जो है वो निर्भर करता है। अगर बहुत जैसे अल्प है, अल्प श्रवण दोष बच्चे के अंदर है तो वो कम प्रभावित करेगा बच्चे को, उसका कम भाषाई और संप्रेषण कौशल का विकास, व्यवसायिक विकास उसका कम प्रभावित होगा। वहीं पे अगर ज़्यादा बच्चे के अंदर जैसे मॉडरेट सीवियर लेवल का अगर उसको हियरिंग लॉस है तो बच्चे का जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है या बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज़ें
जो है वो ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो डिपेंड करता है कि बच्चे का क्या स्तर है, हियरिंग लॉस का क्या स्तर है, किस लेवल पर बच्चा हियरिंग लॉस की कैटेगरी में है, उसी आधार पर बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो प्रभावित करेगा। कामली अगर हम एक कॉमन तरीके से बात करते हैं तो बच्चे का जो जो क्षेत्र प्रभावित हो सकता है उसमें आपका भाषा और संप्रेषण का क्षेत्र आता है। अगर भाषा के पूर्व का श्रवण दोष रहेगा तो भाषा और संप्रेषण ज़्यादा प्रभावित, भाषा पश्चात श्रवण दोष रहेगा तो भाषा और संप्रेषण कम प्रभावित रहता है। ना सुन पाने की वजह से बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को नहीं सुन पाता है, हियरिंग लॉस की वजह से, तो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है। और जब किसी के पास लैंग्वेज ही नहीं होती है, हम इंग्लिश में बहुत प्रॉपर तरीके से बात क्यों नहीं कर पाते, उसका मेन रीज़न होता है कि इंग्लिश को बोलने के लिए हमें इंग्लिश के वर्ड्स पता होने चाहिए और हमारे पास शब्दकोश की कमी होने की वजह से उस लैंग्वेज के जो शब्द हैं उसकी कमी होने की वजह से हम प्रॉपर तरीके से उसमें बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जब कोई अचाई बच्चा होता है तो एक सही उसको जो है हियरिंग का इन्वायरमेंट वो नहीं कैच कर पाता है, हियरिंग ना होने की वजह से वो लोगों के जो शब्द हैं उसको नहीं कैच कर पाता है, जिससे उसका क्या है कि उसका भाषाई शब्दकोश जो है वो कम होता है। और इसी भाषाई शब्दकोश की कमी की वजह से बच्चा सही ढंग से संप्रेषण नहीं कर पाता है। तो हियरिंग लॉस की वजह से बच्चे का भाषाई और बच्चे का जो संप्रेषण कौशल है वो दोनों इफेक्ट कर जाता है। उसके बाद बोधात्मक और संज्ञानात्मक कार्य जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा जो डेवलपमेंट होता है, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग में पढ़ा होगा कि जो विकास होता है, विकास का सारा क्षेत्र एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। किसी बच्चे का अगर माइंड ज़्यादा डेवलप नहीं है तो उसका सामाजिक विकास भी नहीं होगा, उसका जो है अगर हम बात करते हैं तो भावात्मक विकास में भी वो पीछे रह जाएगा, शैक्षिक विकास भी उसका अच्छा नहीं होगा, ठीक है, शारीरिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हमारा किसी भी एक क्षेत्र हमारा प्रभावित हो जाता है विकास का, तो उससे हर एक क्षेत्र इफेक्ट कर जाता है। तो बच्चे का हियरिंग लॉस होने की वजह से बच्चा चीज़ों को सुन करके समझ भी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पाता है, जिससे उसके अंदर चिंतन करने की, तर्क करने की, ये सारी जो क्रियाविधियाँ हैं उस पर जो है प्रभाव पड़ता है और बच्चा उसको सही ढंग से जो है उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो नहीं हो पाता है। अगर हम शैक्षिक उपलब्धता की बात करें तो हियरिंग लॉस की वजह से बच्चे की शैक्षिक उपलब्धता भी प्रभावित रहती है। देखिए, एक नॉर्मल बच्चा रहता है तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ उससे बताई जा रही है, उसको समझाई जा रही है तो वो चीज़ों को समझता है और धीरे धीरे वो अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और उसका शैक्षिक स्तर जो होता है वो अच्छा हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति की, तो एक हियरिंग लॉस वाला व्यक्ति क्या होता है कि टीचर अगर मान लीजिए वो ओरली तरीके से चीज़ों को करके बता रहा है तो बच्चे को समझ में कम आएगी, बच्चा उसको सही ढंग से समझ नहीं पाएगा। या टीचर साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रही हैं तो वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या फिर बच्चे को समझा पाने में, बच्चे के तरीके से उसको समझा पाने में प्रॉब्लम टीचर्स को होती है, जिसकी वजह से बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज का बैरियर होने की वजह से टीचर और जो स्टूडेंट रहते हैं उनके बीच में सही कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है, बच्चे सही तरीके से जो भी ज्ञान रहता है उसको ग्रहण नहीं कर पाते अपनी हियरिंग लॉस की वजह से, जिसके कारण उनका जो शैक्षिक स्तर होता है वो भी कहीं ना कहीं औसत बच्चों से जो है वो नीचे चला जाता है। तो हियरिंग जो होता है, अगर हम सुनते हैं तो हम लगभग 90% चीज़ों को सुन करके चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं उन चीज़ों को। लेकिन अगर यही हियरिंग ना हो, अगर यही हम सुनने की कमी हो किसी व्यक्ति में, तो उसका शैक्षिक स्तर जो है वो प्रभावित हो जाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत विकास पर भी हियरिंग लॉस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ना सुन पाने की वजह से बच्चा समाज के लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाता, संप्रेषण नहीं कर पाता अच्छे ढंग से, जिसके कारण बच्चा समाज के तौर तरीकों में नहीं ढल पाता है, समायोजन में बच्चे को प्रॉब्लम आती है और बच्चे का खुद का विकास और समाज का भी विकास जो है उससे बाधित हो जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार पर भी हियरिंग लॉस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन के लिए उतनी ज़्यादा व्यवसाय में बाधाएं नहीं होती हैं जितनी ज़्यादा बाधाएं आपकी एक हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति में होती है। उसका मेन रीज़न होता है कम्युनिकेशन।
एक हियरिंग लॉस वाला व्यक्ति जो होता है वो सही प्रॉपर तरीके से जो है वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। उसकी अपनी लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज, सामने वाले की दूसरी लैंग्वेज है, और दोनों के बीच में यही लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बनता है, जिसके कारण उनको जो व्यवसायिक क्षेत्र में काम करने में बहुत ज़्यादा जो कठिनाइयाँ हैं उसका सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमेशा एक हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति के साथ काम करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत रहती है। तो कोई भी व्यवसाय रहता है तो कोई भी व्यवसाय में कोई भी अगर एम्प्लॉय रखता है तो वो चाहता है कि हमारा कम काम पैसे में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, कम आदमी में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। लेकिन वहीं पे अगर वो एक किसी हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति को रखता है तो उसको एक अतिरिक्त व्यक्ति का खर्चा देना पड़ता है, जो कि इंटरप्रेटर होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इससे जो हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति रहते हैं तो उनके व्यवसायिक क्षेत्र पर भी, उनके व्यक्तिगत विकास पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनकी हियरिंग लॉस का। और जो उपलब्धियां होती हैं, जो अचीवमेंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्तियों को हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है किसी भी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी प्राप्त करने के लिए। तो बालक की मतलब किसी भी व्यक्ति की जो उपलब्धियां होती हैं वो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले व्यक्तियों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे कदम को भी, छोटे छोटे सपनों को भी पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो ये था आपका 2.2, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे का उसकी हियरिंग लॉस की वजह से उसके जो क्षेत्र होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल क्षेत्र हो, चाहे वो बच्चे का रोजगार वाला क्षेत्र हो, चाहे वो बच्चे का अगर हर एक तरह का विकास का क्षेत्र हो, वो सारे बच्चे के जो है वो प्रभावित होते हैं। बस एक ही रीज़न होता है उनका ना सुन पाने की वजह से। अगर बच्चा सुनता तो ये सारे क्षेत्र उसके जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर होते, लेकिन ना सुन पाने की वजह से बच्चे को इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना जो है वो करना पड़ता है। और ये जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप लोग को ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, मतलब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना रहता है। तो ये जो पॉइंट वाइज मैंने आपको चीज़ें दी हैं, आप इनको एक बार रीड डाउन करिएगा, मतलब इन्हीं चीज़ों को याद करने का प्रयास करिएगा जो हेडिंग्स दी गई हैं। उसके बाद आपको जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, कोशिश करिएगा कि आप इन्हीं चीज़ों को समझ करके अपने शब्दों में जो है वो चीज़ों को लिखें। तो इससे क्या होगा, एक बेहतर मार्क्स जो है वो आप गेन कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपको इसमें हेडिंग्स याद रखनी है, बाकी की चीज़ों को आप समझ करके स्वयं से ही लिखने का प्रयास करिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें ईयरली आइडेंटिफिकेशन और क्रिटिकल पीरियड, इन दो टॉपिक आपका है, इन दोनों के बारे में हमें जानना है। मैंने कुछ बुक्स के कुछ पेजेस इसमें ऐड करके आपको समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं पीडीएफ दे देती हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग अगर दोनों जगह हैं या फिर किसी भी एक जगह हैं तो आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को जो है वो पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो वो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम जानेंगे क्या होता है ईयरली आइडेंटिफिकेशन। आपने बहुत बार इन सारे शब्द को जो है वो सुना होगा, क्या होता है ईयरली आइडेंटिफिकेशन। आज हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ बस, आप लोगों ने हमसे कई बार ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, जो गूगल मीट के बच्चे हैं उन्होंने भी तो पढ़ रखा होगा ये सारी चीज़ें हमारे साथ। कई बार मैंने आप लोगों को ये रिवीजन दिया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार जो है ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसीलिए एक रिवीजन सेशन में भी मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर दे रही हूँ। तो सवर दोष का शीघ्र पहचान क्या होता है, ईयरली आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो हम समझेंगे। तो श्रवण बाधित बच्चे की शीघ्र पहचान करना जो है वो एक कठिन कार्य होता है, परंतु जो अनुभवी लोग रहते हैं, मतलब थोड़े जानकार लोग रहते हैं, तो वो कुछ क्रियाकलाप करके, जैसे ताली बजा करके, ठीक है, तो इन सारे क्रियाकलाप बच्चे को जो है किसी प्रकार के कोई साउंड दे करके वो पहचान कर लेते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार का कोई दोष है या नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सुनने की जो क्षमता होती है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, जिन्होंने चक्रव्यूह की पूरी रचना कैसे करनी है उसका जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बच्चे की सुनने की क्षमता होती है वो माँ के गर्भ से ही जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और आधुनिक समय में ऐसे बहुत सारे जो है तो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, गर्भ में ही पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की सुनने की क्षमता है या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष होता है।
तो किसी भी बच्चे की सुनने की क्षमता है या फिर नहीं है, इसका जल्दी से जल्दी जांच करना या जल्दी से जल्दी पहचान करना ही आपका क्या कहलाता है, शीघ्र पहचान करना कहलाता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जन्म से पहले भी हम कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनियोग्राफी होता है, इनके माध्यम से जो है वो हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता है या फिर नहीं है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो सुनने वाला अंग कोकलिया होता है ये कान के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी वीडियो देखिएगा, एक बार अपने प्रीवियस वीडियो अगर देख रखा होगा तो मैंने उसमें बता रखा है। तो अभी आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कान के कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं। आप 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में से कौन से पार्ट में सुनने का अंग जो कोकलिया होता है वो आपका पाया जाता है। और जन्म के समय एवं जन्म के बाद भी ऐसे बहुत सारी एक्टिविटियां हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता है या फिर नहीं है। जन्म के बाद यद्यप बहुत सी अनौपचारिक विधियां हैं, परंतु अनुभवी लोग चुटकी की आवाज़ अथवा ताली की आवाज़ से जो है वो बच्चे की जो श्रवण संवेदना होती है वो पहचान लेते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं और कुछ अनौपचारिक तरीके भी हैं जिनमें ताली की आवाज़, थाली की आवाज़ और बच्चे को चुंगटी काट के, मतलब ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जो है बच्चे का पता लगा सकते हैं कि वो सुन पा रहे हैं या फिर उनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है। और औपचारिक विधियों में बात करते हैं तो लैबिरिंथ होता है, लैबिरिंथ राइटिंग परिक्षेप होता है। ये कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो उम्र में बच्चे के अंदर पाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता है या फिर नहीं है। तो आवाज़ देने पर शिशु अपने सिर एवं धड़ को हिलाने डुलाने में जो है वो असमर्थ होता है, लेकिन वो आंखें जो होता है वो खोल देता है। जो लैबिरिंथ राइटिंग परिक्षेप होता है, इसमें क्या होता है कि जब आप बच्चे को थोड़ी सी आवाज़ देंगे, आवाज़ देने पर वो क्या करेगा कि अभी अपनी छोटा बच्चा रहता है, बहुत छोटा बच्चा होगा, तो वो क्या करेगा कि आवाज़ देने पर वो अपने सिर और धड़ को तो नहीं हिला पाएगा, लेकिन वो जब आप आवाज़ देंगे तो अपनी आंखें खोल देता है। छोटे बच्चे अगर सो रहे हों, आप उनको थोड़ी सी आवाज़ दीजिए, थोड़ी ज़्यादा डेसिबल की अगर आप उनको आवाज़ देते हैं जो कि उनके सुनने के स्तर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो वो क्या करेंगे कि अपनी आंखें जो होंगी, भले ही छोटे बच्चे हैं, हिल-डुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखें जो है वो खोलने लगते हैं। मोरो रिफ्लेक्सेस में ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए मोरो रिफ्लेक्सेस क्या होता है। तो आप इन सारे टर्म को याद रखिएगा कि मोरो क्या होता है, आइस ब्लिंक क्या होता है, एरोजॉल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं, आपको इनको याद रखना है। इनके माध्यम से हम पहचान करते हैं कि हाँ, बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता है या फिर नहीं है। मोरो रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि यदि बच्चे की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है अथवा अचानक उच्च तीव्रता की आवाज़ उत्पन्न की जाती है, तो वह अपने शरीर को संभालने की कोशिश करता है और आवाज़ सुनकर कभी कभी क्या होगा कि वो रोने लगता है। मोरो रिफ्लेक्सेस होता है कि अगर किसी बच्चे की स्थिति में, जैसे आप किसी बच्चा लेटा हुआ है, आप उसको उठा रहे हैं या फिर आप उसको कोई तीव्र उच्च तीव्रता की कोई आवाज़ है, जैसे आप कोई डमरू आता है, जो आपका बच्चों के खिलौने के डमरू आते हैं, आप उसको बजा रहे हैं, या बच्चे के सामने झुनझुना या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा तेज़ साउंड करती हैं, आप ऐसी चीज़ों को बच्चे के सामने बजा रहे हैं या आवाज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के माध्यम से, तो बच्चा अपने शरीर को संभालने की कोशिश करेगा। मतलब वो एक, हम कह सकते हैं कि बच्चा डर सा जाएगा और आवाज़ सुनकर बच्चा कभी कभार रोने लगता है। और जो है इस तरह की प्रतिक्रिया जो है अगर बच्चा आपको देता है। आइस ब्लिंक में क्या होता है कि जब आप परीक्षण करते हैं तो बच्चे के पास अगर आप आवाज़ करेंगे तो शिशु क्या होगा, जल्दी जल्दी आँख को खोलेगा और बंद करेगा। कि अगर आप साउंड दे रहे हैं तो बच्चा अगर साउंड को सुनेगा तो वो आँख को खोलेगा, बंद करेगा। अगर वो सुनेगा तो करेगा, अगर नहीं सुन रहा है तो फिर वो कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं देगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता है या फिर नहीं है। ये शीघ्र पहचान करने के कुछ तरीके हैं। उसके बाद एरोजल प्रतिक्षेप होता है। इसमें क्या होता है कि सोते हुए अथवा लेटे हुए शिशु के आसपास आवाज़ देने पर उसकी प्रतिक्रिया जो है वो बृहद रूप में जो है वो दिखाई देती है। कि जैसे अगर आप कोई शिशु सो रहा है, लेटा हुआ है, आप कोई आवाज़ दे रहे हैं, तेज़ प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, तो सिर को घुमा लेगा, ज़ोर से निहारना, मतलब बड़ी आंखें करके देखना, इस तरह से जो है वो अपने चेहरे पर जो है वो परिवर्तन लाता है। वहीं सकिंग रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो शिशु के मुंह में निप्पल या अन्य कोई चीज़ आप डाल देंगे तो वो उसे चूसने का प्रयास करता है।
एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम अगर बोलते हैं तो जब तक हमारे जीवा वो उसमें मोशन है, मतलब वो क्या है कि हर जगह अलग अलग स्थान पर टच कर रही है, जैसे कभी ओठ पर, कभी दांत पर, कभी कठोर तालु पर, कभी नरम तालु पर, ठीक, कभी यूला पर, ये हमारे जीवा जो है वो जो है उसमें वो घूमती है, अलग अलग जगह पे वो टच करती है, तभी हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकलती है। और अगर ये जीवा मूवमेंट ना करे, इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल ना हो, ये स्थिर हो जाए, तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो अगर कोई बच्चा आप उसके मुंह में कोई निप्पल डाल रहे हैं या कोई भी चूसने की चीज़ डाल रहे हैं, तो वो अगर चूस रहा है उस चीज़ को, तो क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे के अंदर मतलब सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, बच्चे के अंदर बोलने की क्षमता है। लेकिन अगर वो चूसता नहीं है, या फिर आपने उसको टॉफ़ी दे दिया, वो चूस नहीं पा रहा है उस टॉफ़ी को, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप लोगों ने स्पीच किट अगर आप लोग बनाएँगे सेकंड ईयर में, तो स्पीच किट में कोई ऐसी चीज़ जैसे शहद हो गया, ठीक है, रुई हो गया, तो ये सारी चीज़ें रखवाई जाती हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है ताकि आप शहद बच्चे के ज़िभा पर लगाकर ये टच, मतलब ये समझ सकें, आप ये महसूस कर पाएँ कि बच्चे उस शहद को अच्छी तरह से जो है वो चख पा रहे हैं या फिर नहीं चख पा रहे हैं। टॉफ़ियाँ भी रखवाई जाती है, तो उसका भी यही सारे रीज़न्स होते हैं। मतलब जो भी चूसने वाली चीज़ उसमें रखवाई जाती है स्पीच किट में, उसका मेन मतलब यही होता है कि जो भी आपका परीक्षण करने वाला है वो जान सके कि बच्चे की जीवा जो है वो मूवमेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कुछ अन्य प्रतिक्रियाएँ भी हैं जिनके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि बच्चे की जो साउंड के प्रति जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये प्रारंभिक जाँच करने के कुछ तरीके होते हैं। चलिए देखते हैं कौन-कौन से हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी आपकी प्रतिक्रियाएँ होती हैं जो कि आपकी की जाती हैं, और अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें पेज ऐड करना जो है वो जो है पेज ऐड नहीं हो पाया है। चलिए मैं किसी टॉपिक में जो है वो आपको करवा दूँगी। अब यहाँ पे हम शीघ्र पहचान का कुछ महत्व देखेंगे, क्या महत्व होता है, मतलब अगर आप शीघ्र पहचान कर लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिल जाएँगे। हम कहते हैं किसी भी समस्या की आप जितनी जल्दी पहचान कर लेंगे, वो समस्या उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी समस्या है, आपने जितना जल्दी पहचान कर लिया, समय से अगर हम पहचान कर लेते हैं तो समय से उपचार हो जाएगा और वो समस्या एक गंभीर समस्या बनने से रुक जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि बधिरता होने के बाद अगर कोई बच्चा बधिर हो जा रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके हमें उस समस्या की पहचान करके उसका हमें इलाज करवाना है। समय से पहचान कर लेंगे, जैसे आप छोटे ही बच्चे हैं, अगर वो आप 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ या फिर 2 साल तक के बच्चे हैं और आप ऐसी उम्र में पहचान कर लेते हैं, तो बच्चे के लिए हेयरिंग ऐड देना या कोक्लिया इम्प्लांट करवाना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बहुत कम समय में हम बच्चे को उस किसी गंभीर समस्या से हम उबार सकते हैं। तो इसकी मतलब शीघ्र पहचान की वैसे कोई निश्चित उम्र नहीं है, फिर भी क्या है कि अगर कोई बच्चा इस तरह के श्रवण दोष से ग्रसित है, तो हमें 6 माह तक जो है वो पहचान जो है वो कर लेनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी बच्चे के अंदर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जो जन्म से ही बच्चे के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह तक हमें बच्चे की पहचान जो है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चे का मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल नाजुक रहता है, बच्चे की सुनने की क्षमता अभी डेवलप हो ही रही होती है। तो ये क्या रहता है कि इस उम्र में बच्चे को उपचार देना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए शीघ्र पहचान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई निश्चित अवधि नहीं है कि हाँ, इस अवधि तक ही शीघ्र पहचान किया जाएगा। किसी भी उम्र में जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं, उतनी जल्दी उस समस्या की पहचान करना, यही शीघ्र पहचान होता है। शीघ्र पहचान हो जाने से हमें बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे हम शीघ्र हस्तक्षेप कर पाएंगे। शीघ्र हस्तक्षेप का मतलब होता है कि जैसे आपने पहचान कर लिया कि हाँ, बच्चा नहीं सुन पा रहा है, तो अब नहीं सुन पा रहा है तो सिर्फ पहचान करना काफ़ी नहीं है।
पहचान तब अच्छा होगा जब आप शीघ्र हस्तक्षेप भी करेंगे। मतलब आपने समझ लिया कि हाँ, बच्चा नहीं सुन पा रहा है, तो उसको हियरिंग एड दिलवाना, एजुकेशन देना, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितना अच्छा आप कर सकते हैं उसके लिए, उतना अच्छा आप करने का जो प्रयास करते हैं वही शीघ्र हस्तक्षेप होता है। ये हमेशा शीघ्र पहचान के ही बाद होगा। जब तक आप पहचान नहीं करेंगे ना, मतलब पता ही ना हो कि समस्या क्या हो, तो उपचार किस बात का। ठीक है, तो ऐसे ही समस्या का पता लगाना कि समस्या क्या है और किस स्तर तक है, ये आपका शीघ्र पहचान होता है। लेकिन उस समस्या का हम जो इलाज करेंगे, जो उपचार करेंगे उस समस्या का, वो शीघ्र हस्तक्षेप होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, नाम से ही क्लियर है। पहचान का मतलब ये जानना कि बच्चे के अंदर हियरिंग लॉस है या फिर नहीं है, अगर है तो किस स्तर का है, किस प्रकार का है, ये जानना, ये आपका शीघ्र पहचान कहलाता है। वहीं पे ये सारी चीज़ों को जान करके बच्चे को जो उपचार दिया जाता है, जो इलाज किया जाएगा बच्चे का, वो शीघ्र हस्तक्षेप हो जाता है। और शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से हम अवशेष श्रवण क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जब समय से पहचान कर लेंगे तो हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ हियरिंग लॉस, मतलब हियरिंग जो सुनने की क्षमता है वो होती ही है। मतलब अगर वो मॉडरेट या सीवियर लेवल का भी रहेगा तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ जो सुनने की क्षमता है वो आपकी बच्चे के अंदर विद्यमान रहती है। तो समय से पहचान हो जाएगा तो हम उसकी जो सुनने की क्षमता है जो बची हुई है, और शेष का मतलब होता है बचा हुआ, तो जो बची हुई श्रवण क्षमता है हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हम मौखिक संप्रेषण के विकास में सहायता दे सकते हैं अगर हम बच्चे के सही समय पर पहचान कर लें और उसको हियरिंग ऐड ये सारी चीज़ें दिलवा दें। तो समय से हम स्पीच थेरेपी दे करके हम बच्चे की जो मौखिक संप्रेषण है, जो बोलने का कौशल है, वो बच्चे के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। अगर नहीं डेवलप कर पाए पूरी तरह से तो थोड़ा बहुत सुधार कर पाएंगे, लेकिन हाँ, शीघ्र पहचान करने से हम बच्चे को मौखिक संप्रेषण के विकास में बच्चे को पूरी तरह से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हम बच्चे को मुख्य धारा में भी जोड़ सकते हैं, मतलब शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बच्चे को मुख्य धारा में लाना भी ज़रूरी है। तो अगर हम शीघ्र पहचान कर लेते हैं तो इससे हम बच्चे को मुख्य धारा में भी जो है वो जोड़ पाएंगे। और इस शीघ्र पहचान करके जो बच्चे का पिछड़ापन है, मतलब जो बच्चा पीछे हो गया है औसत बच्चों से, हम ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में भी ला पाएंगे। रोजगार में भी बहुत सहायक है आपका शीघ्र पहचान के माध्यम से हम बच्चों को जो है वो रोजगार के भी जो है वो अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। आपने ऊपर पढ़ा कि ना सुन पाने की वजह से बच्चों को रोजगार जो है वो भी बच्चे का प्रभावित होता है, जो व्यवसायिक क्षेत्र है। वहीं पे अगर आप शीघ्र पहचान कर लेते हैं तो समय से आप मौखिक भाषा का विकास कर देंगे, समय से उसको हियरिंग ऐड दिलवा देंगे, तो उससे बच्चे को रोज़गार देने में भी सहायता हो जाएगी। मतलब बच्चा सुन पाएगा चीज़ों को। अगर हियरिंग ऐड और वो मौखिक जो प्रशिक्षण है वो बच्चे को दिया गया तो उससे बच्चा सुन पाएगा चीज़ों को, और उससे उसको रोज़गार में भी जो है वो फ़ायदा देखने को मिलेगा। और शीघ्र पहचान जो है, बच्चे की शीघ्र पहचान होने से उसे उचित और शीघ्र उद्दीपन क्रियाएं और हस्तक्षेप जो है वो प्रदान कर सकते हैं, जिससे न केवल बच्चे की वाणी भाषा संप्रेषण बल्कि उसका सामाजिक, राजनीतिक और उसके व्यक्तित्व का भी जो है वो हम विकास कर सकते हैं। तो अगर हम शीघ्र पहचान करते हैं तो जो चीज़ें बच्चा अपनी हियरिंग ना होने की वजह से खो देता है, उन सारी चीज़ों में जो है वो हम बच्चे को प्रदान कर सकते हैं। जैसे उसकी वाणी का विकास कर पाएंगे, उसकी लैंग्वेज का विकास कर पाएंगे, उसको बच्चे की संप्रेषण जो कौशल है, उसका जो सामाजिक कौशल है, बच्चे का स्वयं का जो व्यक्तित्व का विकास है, तो इन सभी चीज़ों को जो है वो हम डेवलप कर पाएंगे। ओवरऑल हम अगर कहें तो हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। हर एक क्षेत्र का बच्चे का हम विकास कर सकते हैं अगर हम जल्दी से जल्दी पहचान कर लें तो। अब यहाँ से हम क्रिटिकल पीरियड के बारे में जानेंगे। ये क्रिटिकल पीरियड के बारे में एक नोट्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसमें क्रिटिकल पीरियड के बारे में दिया गया है। तो ये पीडीएफ जैसे ही मैं आपको सेंड करूँगी, आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद एक बार रीड डाउन करिएगा। देखिए, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कॉन्सेप्ट की हो और आपको समझने की उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आपको रटने की उसकी कोई ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ करके ही चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। रट कर आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो रटने का प्रयास बिल्कुल भी
नहीं करिएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप 1 घंटे बैठकर ऐसे लाइन रटें कि मानव जीवन का प्रारंभिक 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, मानव जीवन का प्रारंभिक 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। सिर्फ चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। समझ करके अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग में बस आप हेडिंग्स को 2-3 बार पढ़िएगा। हेडिंग्स पढ़ेंगे, देखिए जब हमें हेडिंग्स पता रहता है तो हम उसके अंदर 8-10 लाइन स्वयं से ही लिख सकते हैं। तो हेडिंग्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा, हेडिंग्स को याद रखिएगा और जो भी चीज़ें हैं उसको कंसेप्ट को समझ लीजिएगा कि हाँ कहना क्या चाहता है, क्या होता है क्रिटिकल पीरियड, और फिर अपने मन से उन चीज़ों को करिएगा। देखते हैं क्रिटिकल पीरियड को हम क्रांतिकाल कहते हैं। तो ये जो प्रारंभिक वर्ष होता है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड होता है जो कि जन्म से 5 वर्ष तक का समय माना जाता है। और इस अवस्था में शिशु का विकास जो है वो बहुत तेज़ी से के साथ होता है। बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट, बच्चे का अगर हम बात करते हैं जैसे बच्चे बातचीत अनुकरण करने की प्रवृत्ति, ये सारी इसी उम्र में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये उम्र बहुत संवेदनशील टाइम पीरियड होता है और वह 0 से 5 वर्ष की आयु के अंदर वाणी और भाषा जो है वो सीख लेता है। बच्चे की स्पीच का डेवलपमेंट, बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है आपके 0 से 5 वर्ष के भीतर। एक सामान्य बालक के व्यवहार व संप्रेषण कौशल का विकास जो है आयु के अनुरूप होता है, जिसमें जैविक एवं वातावरण का विशेष जो है वो प्रभाव पड़ता है कि जो एक नॉर्मल बच्चा होता है तो वो नॉर्मल तरीके से उसकी लैंग्वेज का, उसकी स्पीच का, और अगर हम बात करते हैं उसके संप्रेषण कौशल का, इन सभी का डेवलपमेंट एक प्रॉपर तरीके से होता है। और अगर हम बात करते हैं तो इसी संबंध में नॉम चॉम्स्की, मतलब चॉम्स्की ने भी कहा है कि भाषा वंशानुगत नहीं है, जिसका विकास वातावरण तथा भाषा सीखने के तरीके पर जो है वो निर्भर करता है। तो नॉम चॉम्स्की जो कि एक भाषाविद थे, इन्होंने भी कहा है कि जो लैंग्वेज होता है वो वंशानुगत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का वातावरण और किस तरह के जो सीखने के माहौल हैं वो बच्चे को जो है वो मिल रहे हैं। जितना अधिक बच्चे को सीखने का माहौल मिलेगा, जितना अधिक बच्चे को बोलने का माहौल मिलेगा, उतना ही बेहतर तरीके से बच्चे को जो है वो उसकी जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। उसकी हियरिंग का डेवलपमेंट उतना बेहतर हो पाएगा, उसकी स्पीच का डेवलपमेंट उतना बेहतर हो पाएगा। और यह भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है वातावरण के माध्यम से ही जो है वो पहुंचती है। एक वातावरण के माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को उसके से लैंग्वेज जो है वो सीखता है। और इस अवस्था में प्रत्येक बालक का जो मस्तिष्क है वो खाली प्लेट की तरह होता है और वह वातावरण से वाणी एवं भाषा को जो है वो ग्रहण कर लेता है। कि ये जो टाइम पीरियड होता है, जो 0 से 5 वर्ष तक का समय काल होता है, इस समय में बच्चे की लैंग्वेज का, बच्चे की स्पीच का बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये पीरियड जो है, अगर इसमें हम बच्चे को शीघ्र पहचान के माध्यम से बच्चे के इस क्रिटिकल पीरियड में हम बच्चे की पहचान करते हैं, तो उससे बच्चे के हम ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। तो बालक में भाषा सुविधा अनुसार समाहित होती है और वह क्रांतिकाल के अंदर ही प्रारंभिक भाषा जो है वो सीखता है। ये जो शुरुआत का समय होता है, जैसे जन्म से 5 वर्ष तक का समय, तो इसमें बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है और बच्चा इसी टाइम पीरियड में जो है वो लैंग्वेज को सीखता है। शुरुआती वर्षों के जीवन के दौरान विकास इतनी तीव्र गति से होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और विकास तीव्रगामी एवं क्रमबद्ध जो है वो होता है और यह प्रोत्साहन के आधार पर ग्रहण और व्यक्त जो है वो किया जाता है। मानव का यह समय जो है वाणी और भाषा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय बालक का मस्तिष्क एकदम साफ होता है और इसमें हम बालक को जो अनेक शब्दावलियाँ हैं या जो भी जिस तरीके से हम चाहते हैं कि बच्चा आगे चलकर बने, उस तरीके का इन्वायरमेंट दे करके हम बच्चे का विकास कर सकते हैं। तो ये जो समय होता है इसमें हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, जो ये क्रिटिकल पीरियड का टाइम पीरियड है, इसमें हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को सुनने का अवसर जो है वो देना चाहिए। इससे बच्चे का बहुत अच्छी तरह से उसकी लैंग्वेज और उसकी स्पीच का डेवलपमेंट हम कर पाएंगे। बालक इस समय केवल अच्छाई ही नहीं, जो वो निरर्थक शब्दों को भी सीखता है। तो जब भी बच्चे के सामने, ऐसे छोटे बच्चों के सामने कुछ भी बोला जाए तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि बच्चे बहुत जल्दी तेज़ी से अनुकरण करते हैं। एक वयस्क से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ये छोटे बच्चे जो है वो लैंग्वेज को ग्रहण करते हैं। तो हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, इन सारी शब्दावलियों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही लैंग्वेज सीख लेगा जो आप बोलेंगे।
और बालक को मौखिक एवं भाषाई वातावरण जो है वो दिया जाना चाहिए, जिससे हम उसके जो ये टाइम पीरियड है, जो 5 वर्ष तक का समय है, जो ये क्रांतिकाल का टाइम पीरियड है, हम इस क्रांतिकाल का पूरी तरह से उपयोग कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे बच्चे को एक प्रॉपर एजुकेशनल इन्वायरमेंट और प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए बच्चे को। अब हम डिस्कस कर रहे होंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन और बिहेवियर के बारे में। छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, बस इसमें थोड़ी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत आपको इसमें पड़ जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा 2-3 बार आप पढ़िएगा, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। देखिए, ध्वनियों के लिए व्यवहार प्रतिक्रियाएं जो है वो विकसित होती हैं और अधिक जटिल जो है ये होती जाती हैं। मतलब हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी ध्वनियों के प्रति, ये धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये जटिल होती जाती हैं और बच्चा शारीरिक और बौद्धिक रूप से जो है वो विकसित होता है। और ये व्यवहार डिपेंड करता है, मतलब किस उम्र में किस तरह के व्यवहार करना है, ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे की परिपक्वता का स्तर क्या है, मतलब कितना ज़्यादा बच्चे के अंदर मेच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है और उसकी उम्र क्या है। उम्र और परिपक्वता ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक बच्चे की ऑडिटरी बिहेवियर में। अगर हम वहीं जन्म से 3 महीने तक के बच्चे की बात करते हैं तो श्रवण के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है बच्चे की। तो जब आप तेज़ आवाज़ की जाएगी, जैसे कि ताली, अलार्म आदि जो बच्चे के सामने किया जाएगा, अगर बच्चा सो भी रहा है तो वो जग जाएगा, हिलेगा, ठीक है, जागना शुरू कर सकता है। कई बार तेज़ आवाज़ सुनते या कि एक बार चौंक जाता है और बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो अगर बच्चे मान लीजिए 0 से 3 वर्ष की उम्र में है या जन्म से 3 महीने की उम्र में है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि बच्चे, अगर आप तेज़ आवाज़ देंगे, जैसे ताली की आवाज़, थाली की आवाज़ देंगे, तो उससे बच्चा क्या करेगा, उसके प्रति प्रतिक्रिया देगा, रोएगा, उठ जाएगा, सो रहा होगा तो जग जाएगा, इस तरह की प्रतिक्रिया देता है। वहीं अगर हम भाषाई विकास की बात करें, जो क्विंग होता है, ठीक है, कूकना जिसे आप कहते हैं, तो ये इसी उम्र में जो है वो बच्चा स्टार्ट कर देता है। आपसे पूछा जाएगा क्विंग की उम्र क्या होगी, तो आप बताइएगा जन्म से 3 माह तक की उम्र जो होता है वो क्विंग की स्टेज होती है, जिसमें बच्चा कुछ एक अक्षरों का जो है वो उच्चारण करता है। वहीं 3 से 6 महीने की बात करते हैं तो श्रवण के प्रति की प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो बच्चा समान रूप से अपनी माँ की आवाज़ को जो है वो पहचानता है। यानी अगर वह रो रही हैं, वह आमतौर पर उसकी आवाज़ सुनकर जो है वो रुक जाता है, कि अगर बच्चा रो भी रहा है तो माँ की आवाज़ या माँ के प्यार दुलार की बातें सुनकर बच्चा जो है वो हंसने लगता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जब उससे बात की जाएगी तो वह मुस्कुराएगा, खेलना बंद कर देगा और ध्वनियों को सुनने के लिए जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देगा, वो सुनने का प्रयास करता है। और अगर वहीं भाषण और भाषा विकास की बात करते हैं तो यह बड़बड़ाने, बबलिंग की जो स्टेज होती है ये आपकी होती है, और बबलिंग की स्टेज आपकी ये होती है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बबलिंग की स्टेज क्या होती है, क्वीन का टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। और बड़बड़ाने का आनंद जो है वो लेती हैं, यानी वह दा के तरह ध्वनियों की एक श्रृंखला जो है वो दोहराता है, दा दा बा बा, इस तरह की ध्वनियों को जो है वो दोहराता है। वहीं 6 से 9 मंथ की बात करते हैं, श्रवण के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, मतलब ध्वनि के प्रति बच्चे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो बच्चा जो है वो ध्वनि स्रोत की ओर अपना सिर जो है वो घुमाएगा और नई ध्वनियों के स्रोतों को सुनने में जो है वो रुचि लेता है। अगर कोई भी आवाज़ आ रही है तो क्या आवाज़ है उसको सुनने का वो प्रयास करता है। वहीं भाषण और भाषा विकास की बात करते हैं तो बच्चा अलग अलग ध्वनियों को बनाने का आनंद लेगा और बड़बड़ाना जो है वो जारी रखता है। वह नकल करने की जो है वो कोशिश करता है, यदि उसके द्वारा बनाई गई ध्वनियों से वो मिलती जुलती आवाज़ निकालते हैं, मतलब जो भी ध्वनियाँ कोई बोल रहा है तो उससे मिलती जुलती आवाज़ वो निकालने का प्रयास करता है। भावात्मक संतुष्टि या संतोष को मुखर करने में जो है यह सक्षम है। यह वही है जब वह सुख होता है उसकी मुस्कान जो है मुखरता के साथ होती है, और जब दुखी होता है तो वह आमतौर पर रोता है। वहीं पे 9 से 18 महीने के बच्चे की बात करते हैं तो कॉल करते हैं तो आपका बच्चा ऊपर देखेगा, मतलब जब आप उसे बच्चे को बुलाएंगे तो ऊपर देखना, दाएं बाएं ये चीज़ों को करना, देखना, ये सारी चीज़ें वो स्टार्ट कर देता है और पहचानने का प्रयास करता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। वह नहीं जैसे शब्दों को समझते हैं, वह अपना मुंह खोले, अपनी आंखें बंद करे और इस तरह के सरल आदेशों को भी जो है वो जवाब देता है। कि जब आप बच्चे से कहेंगे कि बेटा मुंह खोलिए, बेटा हाथ हिलाइए, बेटा आँख बड़ा कीजिए, तो इस तरह की एक्टिविटियाँ आप उसे करने को कहेंगे तो ये कुछ बच्चे जो है वो करते हैं।
भाषण और भाषा विकास की बात करते हैं तो वह शब्दों को वाक्यों में संयोजित करने में जो है वो सक्षम होता है। जैसे पापा आओ, चाचा जाओ, इस तरह के शब्दों को जो है वो बोलने लगता है। तो ये आपका था कुछ ध्वनि के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएं, जिसमें बच्चा अलग अलग उम्र में जो है वो अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बच्चा आपका अपनाता है। तो ये आपका ऑडिटिव बिहेवियर के बारे में था। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 पर डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हम कंप्लीट यूनिट 3 के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर कर रखा है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज़ आपको एक कंटिन्यू एग्जाम तक चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।